दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनोज और आप लोग बने हुए हैं मनोज एकेडमी पर। अगर आप लोग इस वीडियो पर गलती से आ गए हैं तो वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है। और जो साथी अपने रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को पता है कितना अच्छा कंटेंट ये होने वाला है, क्योंकि एनसीईआरटी का निचोड़ आप लोगों को मिलने वाला है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वीडियो को। और अगर आप साथी कोई भी साथी पहली बार अपनी क्लास में आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो इस प्रकार के चित्र आप लोग देख पा रहे होंगे। तो ये चित्र किस प्रकार के हैं देखिएगा। इस प्रकार के डिजाइन को हम लोग मधुबनी कहते हैं। अब दोस्तों मधुबनी जो है, इन चित्रकला का नाम मधुबनी ही क्यों पड़ा, ये आपके दिमाग में आने वाली बात होगी। देखिएगा बिहार में क्या है, बिहार में एक जिला है मधुबनी, इसके नाम पर जो है इन चित्रकला का नाम मधुबनी पड़ा। और साथ ही साथ दोस्तों ये चित्र किस चीज़ के बनाए जाते हैं, तो जो पिसा हुआ चावल है, पिसे हुए चावल के घोल में, ठीक है, कलर को मिलाया जाता है, रंग को मिलाया जाता है। अब दोस्तों ये रंग जो होते हैं वो विशेष प्रकार के कलर होते हैं। ऐसा नहीं है कि मार्केट से जाकर हम लोग डायरेक्टली खरीद लाए। देखो इसमें नील मिला देते हैं, इसमें हल्दी मिला देते हैं, फूल और पेड़ों के रंग आदि को इसमें इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जो चित्रकला है कब बनाई जाती है दोस्तों, ये चित्रकला जो है शादी विवाह के मौके पर, जो भी त्यौहार होता है, कोई खुशी का माहौल होता है, तो ऐसे टाइम पर ये चित्रकला जो है आंगन में और दीवारों पर बनाई जाती है। ठीक है। अब इसमें चित्र जो होते हैं किसके होते हैं, देखो मानव के चित्र हो सकते हैं, इंसान के, जानवर के, पेड़ के, फूल के, पंछी के, मछलियों के, अन्य प्रकार के जो है यहाँ पर जो चित्र बनाए जाते हैं दीवारों पर और आंगन में। तो एक नंबर अपना यहाँ से आप लोग ऐड कीजिएगा। और जो भी चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ प्लीज़ दोस्तों ईमानदारी के साथ नोट डाउन करते रहिएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए दादी के नुस्खा वाला जो चैप्टर है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। गुलाब जल और ग्लिसरीन, ध्यान दीजिएगा, गुलाब जल और ग्लिसरीन बराबर मात्रा में मिलाकर शीशी में भर लो, इसमें कुछ बूंदे नींबू की डालो। इसके इस्तेमाल से सर्दी में त्वचा नहीं फटती। ठीक है। जैसे कि अभी सर्दी चल रही है, अगर किसी की त्वचा, स्किन जो फट रही हो, हाथ फट रहे हो, एड़ी फट रही हो, तो इसके लिए क्या करना है, आपको गुलाब जल लेना, थोड़ा सा ग्लिसरीन लेनी है, उसमें थोड़ा सा बूंद जो है वो नींबू की मिला लेनी है, फिर इसको यूज करना है। ठीक है। तो क्या कैसा रहा, डॉक्टरी इलाज भी आप लोगों को क्लास से मिल गया, तो एक नंबर आपका यहाँ से बन जाता है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्या तुमने कभी इत्र की शीशी खुलने पर उसकी खुशबू का मजा लिया है? क्या तुम जानते हो इत्र की एक छोटी सी शीशी भी बहुत सारे फूलों से बनती है। तो उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। ठीक है। यहाँ पर पास के इलाकों में ट्रकों में भरकर फूल लाए जाते हैं, फिर इनसे इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। कन्नौज में इस काम में हजारों लोग लगे हुए हैं। तो आपसे पूछेगा साथियों कि कन्नौज जिला जो है किसके लिए फेमस है, तो इत्र के लिए फेमस है, इत्र के लिए। अब हम बात करेंगे जानवरों के दांत की। यहां से भी प्रश्न बनता है आपका जरूर ही। तुमने देखा होगा कि जानवरों के दांत अलग अलग तरह के होते हैं। जी, गाय के, जैसे गाय की बात करेंगे तो गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं, पत्तों को काटने के लिए, घास चबाने के लिए। पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। तो अगले दांतों से जो है घास वगैरह नहीं चबाते हैं, ये पिछले दांतों से चबाते हैं। अगर हम लोग बात करें बिल्ली की तो बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं, जो मांस फाड़ने और काटने में काम आते हैं। अगर मैं बात करूंगा सांप की, तो सांप के दांत होते तो नुकीले हैं, पर वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता बल्कि पूरा निगल जाता है। ध्यान दीजिएगा, सांप जो है अपने शिकार को डायरेक्टली निगल जाता, चबाकर नहीं खाता। गिलहरी के दांत, ये वाला प्रश्न आपका बनता है, गिलहरी वाला। ठीक है। वेट दोस्तों, गिलहरी के दांत जो है हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से काटने और कुतरने का इनके दांत रिश्ते रहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जब इनके दांत जो है कुतरते रहते हैं, मतलब घिसते रहते हैं, तो कम क्यों नहीं हो जाते गाइस, वो अपने आप बढ़ते रहते हैं। ठीक है, इतना ध्यान दीजिए आप लोग। इसके बाद चलते हैं हम लोग यहाँ पर। गोपाल भाई के घर वाली सड़क के किनारे बहुत सारे पत्थर हैं। इन पत्थरों के बीच खाली जगह में कलचिड़ी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। ठीक है। कलचिड़ी यानी कि जिसको इंडियन रोबिन के नाम से जाना जाता है, अंडे दिए हैं। तो आपसे बोलेगा कि जो कलचिड़ी है, जिसको इंडियन रोबिन बोला जाता है, तो ये अपने अंडे कहाँ देती है। तो आप लोग जानते होंगे कि पत्थरों के बीच में कहीं पर ईंट वगैरह रखी हैं, तो ऐसे स्थान में वो अपने अंडे देती है।
बच्चू भाई ने मुझे वह जगह दिखाई थी, मैंने दूरबीन से घोंसलों में देखा। घोंसला घास से बना है, उसके ऊपर पौधे की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा है। कलचड़ी का घोंसला ऐसा ही होता है। तो कलचड़ी जो अपना घोंसला बनाती है सॉफ्ट चीज़ों से बनाती है, जैसे कि जड़ें हो गया, ऊन हो गई, बाल हो गए, रुई हो गई, इस प्रकार के वो घोंसला बनाती है। आखिर उसके बच्चों को आरामदायक घर और बिस्तर चाहिए ना। कलचड़ी कौवे जैसी नहीं है। कौवे के घोंसले में तो लोहे के तार होते हैं। तो दोस्तों अब बात आती है कौवे के। तो कौवा जो बनाता है दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि लोहे का तार हो गया, जो हार्ड लकड़ी होती है, उस प्रकार की शाखाएं जो होती हैं, इस प्रकार की चीज़ों से वो अपना घोंसला बनाता है। कलचड़ी के घोंसले में मैंने एक बच्चा भी देखा। वह अपनी चोंच फाड़ कर बैठा था। उसकी चोंच अंदर से लाल थी। कुछ देर बाद कलचड़ी वहाँ से उड़कर आई और बच्चे के मुंह में कुछ रखा, शायद कुछ छोटे छोटे कीड़े होंगे। तब तक शाम हो गई। कलचड़ी भी अब अपने बच्चों के साथ घोंसले में बैठ गई। दोस्तों अगर इस पुस्तक को पढ़ने से आपको फ़ायदा नहीं मिलता ना, तो दोस्तों आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। 100% दोस्तों प्रश्न आपके यहीं से बनते हैं, ठीक है। तो कलचड़ी और कलचड़ी के बारे में नंबर 1, नंबर 2 आप लोगों ने कौवे के बारे में, दोनों के घोंसले के बारे में जान लिया, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या तुम जानते हो। क्या तुम जानते हो कोयल बहुत मीठा गाती है, पर क्या तुम्हें पता है वह अपना घोंसला नहीं बनाती। जी हाँ दोस्तों, कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती। बहुत चालाक है भाई, ध्यान रखना ये। वह कौवे के घोंसले में अंडे देती है। कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडे को भी से लेता है। तो कितनी खतरनाक है जानते होंगे आप लोग कोयल को, ठीक है। नज़दीक में एक छोटा सा पेड़ है, उसकी एक डाल से घोंसला लटका हुआ है। पक्षियों में भी कितना अंतर है। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता। दोस्तों ध्यान देना, यहाँ से प्रश्न आपका 100% वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। कौवा जो बनाता है घोंसला, वो पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, जबकि फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ में घोंसला बनाता है, ठीक है। गौरैया आमतौर पर घर में या आसपास दिखाई देती है। वह कहीं भी घोंसला बना लेती है, अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे इत्यादि में। तो ये जो 2 प्रश्न बनेंगे आपके, एक तो ये पूछेगा कौवा जो है वो पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है कौन? कौवा। इंपॉर्टेंट लिख दीजिए इसको। कबूतर भी ऐसे ही अपना घोंसला बनाता है पुराने मकान या खंडरों में। बसंत गोरी जो गर्मियों में टुक टुक करते रहते हैं, पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखते हैं। दर्जनी चिड़िया का तो जैसा नाम वैसा काम। वह अपनी नकुली चोंच से पत्तों को सी लेती है। इसको जो है टेलर कहा जाता है। जो दर्जनी किसको कहते हैं? जैसे हम लोग कहते हैं ना कि दर्जी किसको कहा जाता है पता है? दर्जी कहा जाता है दोस्तों टेलर को। टेलर क्या करता है भाई? कपड़े सीने का काम करता है, सीने का काम करता है। तो ये जो चिड़िया है वो क्या करती है? पत्तों को आपस में सिल लेती है। इसको टेलर चिड़िया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और उसके बीच में थैली को अंडे, मतलब एक प्रकार से अपना घोंसला टाइप बना लेती है उसको सिलने के बाद, फिर बीच में क्या अंडे दे देती है। शक्करखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं। उसी शाम हमने एक डाल से टंगा शक्करखोरा घोंसला देखा। देखिएगा शक्करखोरा का घोंसला इस प्रकार का होता है, ये इस प्रकार का, जैसे कि चित्र में दिखाई दे रहा है। अब ये वाले घोंसले आप लोगों ने जरूर देखे होंगे, अब तो कम दिखाई देते हैं। ये घोंसले बहुत खतरनाक घोंसले होते हैं दोस्तों, छोटी सी डाल पर होते हैं ये, है ना। और कितनी भी आंधी तूफान वर्षा कुछ भी हो, ठीक है, ये बहुत खतरनाक होते हैं। यानी कि इसके अंदर जो है ना बिल्कुल भी वर्षा नहीं जाती। तो पढ़ेंगे यह घोंसला किन चीज़ों से बनता है। घोंसले में बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चीथड़े होते हैं। यहाँ तक कि मकड़ी के जाले भी होते हैं, ठीक है। मैंने दूरबीन से देखा, उस घोंसले में एक बच्चा भी था। घोंसले की एक तरफ छोटा सा छेद था, वह बच्चा बैठा था अपनी माँ और खाने के इंतजार में। उसका कोई काम भी क्या होगा? खाना और सोना। ये वाला जो घोंसला मैंने दिखाया आपको वीवर पक्षी वाला, इसके बारे में अब बात करेंगे। क्या तुम वीवर पक्षी के बारे में यह बात जानते हो? सभी नर वीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। समझ रहे हैं? देखो समझने वाली बात है यहाँ पर, ठीक है, कि जो भी मेल पक्षी हैं वो तो बनाते हैं घोंसले,
मादा वीवर उन सभी घोंसलों को देखती है। तो फीमेल जो होती है ना, फीमेल, वो तो निरीक्षण करने पर होती है भैया। उसमें से जो उसे सबसे अच्छा लगता है वह उसमें अंडे देती है। वाह, शाबाश। तो इसमें क्या है ना दोस्तों, जो फीमेल है वो पसंद करेगी कि हाँ ये घोंसला बढ़िया बना है, तो उसमें जाकर वो निवास करते हैं। तो बेचारा ये जो है मजदूरी का काम करता है, ऐसे मान लीजिएगा। पक्षियों के पंजे, देखो ये जो है पानी में तैरने के लिए काम आते हैं, इस प्रकार के पंजे। अब ये जो पंजे होते हैं वो टहनियों को पकड़ने के काम आते हैं। इसमें दांत, मतलब इसमें जो नखून बड़े हैं, तो पक्षियों के ये हो सकते हैं, ये शिकार पकड़ने के लिए काम आते हैं ये। अगर ये इस प्रकार के पंजों की बात करेंगे तो पेड़ पर चढ़ने के काम आते हैं, और ये जो है ज़मीन पर चलने के काम आते हैं। ठीक है, ये पंजे जो होते हैं। चोंच की बात करेंगे, पक्षियों की चोंच जैसा खाना वैसी चोंच। मांस चीरने के लिए इस प्रकार की चोंच आएगी। लकड़ी में छेद करने के लिए इस प्रकार की चोंच आएगी। फूलों की रस चूसने के लिए इस काम आएगी, इस तरह की चोंच आपकी। और कीचड़ में छानबीन करने के लिए बड़ी चोंच काम आती है ना, कीड़े खोद कर निकालना। बीजों को दबाकर तोड़ने के लिए इस प्रकार की चोंच, और काटने के लिए इस प्रकार की चोंच काम आती है। ठीक है, अभी दोस्तों जितने भी मैंने आप लोगों को चीज़ें कराई हैं, इंटरेस्टिंग चीज़ें आप लोगों की चल रही हैं, और अगर आप लोग बाद में जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है जिसका नाम है रेगिस्तानी ओक। ये वाला प्रश्न आपका बढ़िया है। कुछ साथी जो है इसका नाम है रेगिस्तानी ओक, तो कुछ साथी सोचते होंगे यार रेगिस्तान में मिलता हो। नहीं साथियों, ये आपका ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। इसकी ऊंचाई तुम्हारी कक्षा की या क्लास की दीवार के लगभग होती है, और पत्तियां बहुत ही कम। अंदाज़ा लगाओ इसकी जड़ें ज़मीन में कितनी गहरी जाती होंगी। सोचो, यदि ऐसा 30 पेड़ ज़मीन पर लाइन से लिटा दिए जाएं, है ना, 30 पेड़, 30 गुना, समझ रहे हैं। एक पेड़ है, एक वृक्ष है, जितना बड़ा वृक्ष होता है ना उससे 30 गुना, जैसे कि देख पा रहे होंगे, 30 पेड़ ज़मीन पर लाइन से लिटा दिए जाएं, उस लंबाई तक ज़मीन में गहरी जाती हैं। वाओ, शाबाश। गाइज मान लीजिए 5 फुट का पेड़ है, मैं एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, कभी भी 5 फुट का पेड़ हो नहीं सकता, क्योंकि आपका जो कक्षा है तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों हम कितना रखते हैं, ऊंचाई कितनी रखते हैं, 12 से 13 फुट रखते हैं हम लोग। तो मान लीजिए हम लोगों ने 10 फीट भी मान लेते हैं, तो 30 फीट जो है ना इसकी क्या जाएगी, 30 फीट रहेगी इसकी जड़। वाओ, ठीक है। और देखिए आगे पढ़ेंगे, इस पेड़ की जड़ें जब तक कि पानी तक न पहुंच जाएं तब तक चलती हैं। यह पानी पेड़ के तने में जमा होती है, यह पानी पेड़ के तने में जमा होता है, रहता है। और इस इलाके में रहने वाले लोग जब ये बात जो है जानते हैं, जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता तो वहाँ के लोग इसके तने में जाकर अंदर पतला पाइप लगाकर जो है पानी निकाल लेते हैं। ठीक है जी। अभी हम लोग बात करेंगे बिहू का त्यौहार। बिहू का त्यौहार तो ये कुछ कहानी टाइप है, इसको पढ़िएगा, यहीं से चीज़ें मिल जाएंगी आपको। सोनमोनी जल्दी से उठी और भागी तनवीर, फातिमा और मनाजी के पास। आज बिहू त्यौहार जो मनाया जा रहा है, चावल की नई फसल कटी है ना दोस्तों, जब चावल की नई फसल कटती है तो कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, बिहू त्यौहार मनाया जाता है। चारों सहेलियां मस्ती में गीत गाने लगी, वे बातें करती, बांस से भेला घर बनाने लगी। सभी मिलकर बिहू की तैयारी की बातें कर रही हैं। तुम भी पढ़ो इनकी बातचीत। तो बातचीत पढ़ने में इतना कुछ ज़्यादा नहीं है, बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ दोस्तों कि जब चावल की नई फसल आती है तो बिहू का त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, इनकी बातें करने से क्या फ़ायदा, मछली खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं। ठीक है, इन चीज़ को छोड़ देते हैं हम लोग, जो इम्पोर्टेंट है उसको पढ़ लेते हैं हम लोग। अभी देखिएगा अध्यापक के लिए कि माघ बिहू 14-15 जनवरी, जो कि असमिया कैलेंडर के 10वें महीने माघ की प्रथम एवं द्वितीय तिथि है, इसको मनाया जाता है। पहले दिन को उरका कहते हैं, पहले दिन को क्या कहते हैं, उरुका कहते हैं। और इस दिन जो है अस्थाई सैड यानी कि छप्पर बनते हैं। इस दिन जो छप्पर बनाए जाते हैं जो कि अस्थाई होते हैं, जिसे भेला घर कहते हैं। और सामूहिक भोज का आयोजन किया जाता है, तो खाना वाना खवाया जाता है। बोरा असम में खाए जाने वाले चावलों की एक किस्म है, जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं।
बच्चों को नक्शे में असम ढूंढने के लिए प्रेरित करें। ये तो चीज़ अलग है, लेकिन दोस्तों आपसे यहाँ से 2 प्रश्न बनते हैं कि भाई जो त्योहार है वो कब मनाया जाता है? 14-15 जनवरी को, ठीक है। और बोरा क्या है दोस्तों? बोरा एक प्रकार की फसल है, बोरा एक प्रकार की चावल की नस्ल है, ठीक है। पकने के बाद ये चावल जो हो जाते हैं वो चिपचिपे हो जाते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे बच्चों का हक, जो कि अभी तक मिल रहा है स्कूलों में। हमारे देश के बहुत से बच्चों को भरपेट खाना नहीं मिलता। इनमें से कई बच्चे तो स्कूल बिना कुछ खाए जाते हैं। खाली पेट होने के कारण पढ़ाई में ठीक से ध्यान नहीं लगा पाते। कुछ साल पहले हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया। प्रारंभिक शिक्षा 1 से 8 के बच्चों को स्कूल में सभी बच्चों को पका हुआ गर्मा गर्म खाना मिलना चाहिए। ये सभी बच्चों का अधिकार है। दोस्तों इससे ज़्यादा लंबी वीडियो अगर मैं करूँगा तो बोर फील करने लगोगे, तो इसका तीसरा पार्ट, नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी मिलेगा। इसका पहला पार्ट मैं अपलोड कर चुका हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। थैंक यू सो मच डियर, बाय। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। बाय बाय।